रहे हैं, जिसका नाम क्या है, संपूर्ण क्रांति। किसने लिखा है, तो जयप्रकाश नारायण जी ने। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? अमेरिका प्रवास के दौरान जयप्रकाश नारायण घोर कम्युनिस्ट थे। लेनिन के मृत्यु के बाद वे 1924 में मार्क्सवादी बन गए। जब वे भारत लौटे तो वे घोर कम्युनिस्ट थे, अर्थात वे घोर कम्युनिस्ट बनकर भारत लौटे थे तथा वे कांग्रेस में क्या हुए, तो दाखिल हो गए। जब वे अमेरिका से आए तो अमेरिका में गए तो क्या हुए थे, तो वो घोर कम्युनिस्ट हो गए थे। लेनिन की मृत्यु के बाद, लेनिन की मृत्यु कभी, तो 1924 ईस्वी में, तो लेनिन की जैसे ही मृत्यु हुई उसे ही मार्क्सवादी क्या हो गए, तो बन गए। जब वे भारत लौटे तो क्या हो, तो घोर कम्युनिस्ट बन गए थे। ठीक, कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल न होकर कांग्रेस में उनका शामिल होने के कारण देश का गुलामी था। ठीक, वे अमेरिका से आए तो क्या कम्युनिस्ट पार्टी में क्या हुए, शामिल ना हुए, कहाँ हो गए, कांग्रेस में उनका शामिल होने के कारण क्या था, देश का गुलामी था। जयप्रकाश नारायण ने लेनिन से सीखा था कि जो गुलाम देश है और वहाँ के जो कम्युनिस्ट है उनको वहाँ से आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। लड़ाई का नेतृत्व पूंजीपतियों के हाथ में ही क्यों न हो, लेकिन फिर भी कम्युनिस्टों को उससे अलग न रहना चाहिए। भारत में उस समय कांग्रेस ही एक ऐसा पार्टी थी जो संपूर्ण देश का नेतृत्व क्या कर रही थी। अतः जयप्रकाश नारायण राष्ट्रहित में तथा स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल न होकर कहाँ हो गए, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ? दिनकर जी का निधन विलिगन नर्सिंग होम में हुआ था। निधन के दौरान दिनकर जी जयप्रकाश नारायण से मिले थे। उसी रात वे जेपी के मित्र रामनाथ जी गोयनका के घर पर मेहमान थे। दिनकर जी को रात में क्या दिल का दौरा पड़ा, क्या अचानक दिल का दौरा पड़ा तथा 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। सारी व्यवस्था थी वहां पर, डॉक्टर भी सब तरह से तैयार थे, लेकिन फिर भी दिनकर जी को जान नहीं बचा पाया। उसी रात उनका निधन हो गया। किनका निधन हो गया, तो दिनकर जी का निधन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का क्या नाम है और किसकी पुत्री थी? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती था। वे प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रजकिशोर प्रसाद की क्या थी, तो पुत्री थी। अगला क्वेश्चन क्या है, दल विहीन लोकतंत्र और समाजवाद में कैसा संबंध है? दल विहीन लोकतंत्र और समाजवाद में घनिष्ठ संबंध है। कैसा संबंध है, तो घनिष्ठ संबंध है। साम्यवाद में सकारात्मक स्तर पर एक समानतामूलक वर्ग विहीन समाज की स्थापना का उद्देश्य होता है। साथ ही दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य सिद्धांत है तथा यह मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्य में से है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे समाजवाद की ओर बढ़ता गया वैसे वैसे राज्य क्या हो गया, राज्य स्टेट की क्षय होता जाएगा और अंत में एक इंटरनेशनल सोसाइटी की स्थापना होगी और वह समाज केवल लोकतांत्रिक ही नहीं होगी बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और वह लोकतंत्र निश्चित ही दल विहीन होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी का शत्रु कौन है? जयप्रकाश नारायण के अनुसार डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा शत्रु वह है जो लोगों को काम में क्या करता है, तो बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियों करते हैं और बेवजह उन पर लाठियां और गोलियां चलाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जयप्रकाश नारायण किस प्रकार के नेतृत्व देना चाहते थे? आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मैं सबका सलाह लूंगा, सबकी बातें सुनूंगा और मैं छात्रों की
बात ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी समय मेरे पास होगा उनसे बहस करूँगा, समझूंगा और अधिक से अधिक मैं बात करूँगा। मैं जन संस्कृत समितियों से बात स्वीकार करूँगा, लेकिन फैसला मेरा होगा और इस फैसले सभी को मानना होगा। तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब नहीं होगा कि यह क्रांति सफल होगी। अगला क्वेश्चन क्या है? बापू और नेहरू के किस विशेषता का उल्लेख जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में किया? लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने अपने भाषण में बापू और नेहरू की विशेषता का उल्लेख किया है। बापू और नेहरू में महानता थी कि वे आलोचनाओं को बर्दाश्त करते थे। क्या करते थे? तो बर्दाश्त करते थे। आलोचना का सम्मान करते थे, साथ लेकर चलने में विश्वास करते थे। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि जब वे नौजवान थे तब उस जमाने में बापू सामने वे कहते थे, हम नहीं मानते हैं बापू यह बात, और बापू में इतनी महानता थी कि वे बुरा नहीं मानते बल्कि वे जेपी को बुलाकर प्रेम से समझाते थे। क्या समझाते थे? फिर भी जेपी जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहते हैं कि नेहरू उन्हें बहुत मानते थे और वे भी नेहरू जी का बहुत आदर करते थे, लेकिन परम राष्ट्र की नीतियों को लेकर नेहरू जी के साथ मतभेद या इसलिए वे नेहरू जी के कटु आलोचना भी करते थे। फिर भी नेहरू जी का बड़प्पन था कि वे बुरा नहीं मानते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? भ्रष्टाचार जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत हैं? जयप्रकाश नारायण ने भ्रष्टाचार के संबंध में जो विचार व्यक्त किए वह वर्तमान समय में व्यापक स्तर पर देश में प्रतिकूल स्थितियों में उत्पन्न कर रही है। भ्रष्टाचार की मुख्य जड़ सरकार की गलत नीतियां हैं। इन गलत नीतियों के कारण भ्रष्टाचार के साथ भुखमरी और महंगाई जैसी समस्या है। रिश्वत के बिना जनता का कोई काम नहीं किया जाता। वर्तमान समय में बेईमानी की परिभाषा बदल गई है। आज के समय में बेईमानी व्यक्ति वह है जो पैसे लेकर काम नहीं करता। राजनेता भ्रष्ट है और पुलिस भ्रष्ट है। यहाँ तक कि आम जनता भी भ्रष्टाचार के इस महामारी से बच नहीं पा रहे हैं। हर प्रकार के अन्यायों के नीचे जनता दब रही है। शिक्षण समस्या भ्रष्ट हो रहा है। हमारे देश के नौजवानों के भविष्य अंधेरे में है। इन सब को दूर करने के लिए समाजवादी तरीके सरकार ने ऐसी नीति बनाई है जाना चाहिए जो लोग कल्याणकारी हो। संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षा है? संघर्ष समितियों से जयप्रकाश नारायण की अपेक्षा निम्नलिखित रूपों से वर्णित है। सभी संघर्ष समितियों को मिलकर चुनावों में अपना उम्मीदवार खड़ा करे अथवा जो उम्मीदवार खड़े हो उसमें से किसी एक को मान्य करे। दूसरा नंबर क्या है? चुनाव में संघर्ष समितियों द्वारा खड़ा किए गए जो भी उम्मीदवार जीते उसके भावी कार्यक्रम पर नजर रखने का काम यह समितियां करेगी। यदि कोई प्रतिनिधि गलत रास्ता चुनता है तो संघर्ष समितियां उसको इस्तीफा देने के लिए बाध्य करेगी। इन संघर्ष समितियों का काम न केवल शासन के संघर्ष करना है बल्कि समाज में हर अन्याय और गलत नीतियों को विरोध करने का संघर्ष करना होगा। ठीक। अगला क्या है? चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण का प्रमुख सुझाव क्या है? चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश नारायण की प्रमुख सुझाव निम्नलिखित है। चुनाव पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। दूसरा नंबर क्या है? चुनाव पर होने वाला खर्चा कम होना चाहिए। गरीब उम्मीदवारों को भी चुनाव में भाग लेना चाहिए। मतदान प्रक्रिया स्वच्छ और साफ हो तथा मतदान स्वतंत्र रूप से उम्मीदवार का चयन करें। अगला क्या है?
चुनाव के बाद मतदाताओं में अपने प्रतिनिधियों का अंकुश होना चाहिए। संघर्ष समितियों जनता की राय और समिति से जनता के लिए सही उम्मीदवार का चयन करें। आज यहीं तक, फिर कल मिलेंगे।